नमस्ते दोस्तों, लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लीगल लिटरेसी में हम उन टॉपिक्स के बारे में डील करते हैं, तो उन लॉ के उन टॉपिक्स के बारे में डील करते हैं जो कि आम आदमी को भी जानना ज़रूरी है। हमारा फोकस ये होता है कि लीगल नॉलेज जो आम आदमी को जानने चाहिए, जो आम आदमी के अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अधिकार होते हैं, उनके बारे में हम बात करें, उनको समझाएं। दोस्तों, पहले के वीडियोज़ आप अगर हमें फॉलो करते होंगे तो देखा होगा आपने कि पहले हमने ये समझा है कि एफआईआर क्या होता है और उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, एफआईआर ना फाइल करे पुलिस तो क्या करें। ठीक है, और ये एक पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक ये है कि अगर आपके पास एफआईआर हो जाता है झूठा तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जब आपके पास अगर एफआईआर आपके खिलाफ होता है या फिर नहीं भी होता है, अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपके राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी पे आपके कुछ राइट्स होते हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, वरना आपको परेशान किया जा सकता है। इसका फ़ायदा पुलिस या प्रशासन कोई भी उठा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, जब आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपके जो कुछ राइट्स होते हैं जो कि हमारे कानून की किताबों में दिए हुए हैं, जैसे आप हमारा सीआरपीसी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, दोनों में ही दिए हुए हैं। कुछ केसेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश का कानून इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि वन इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक आपके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप निर्दोष हैं। तो दोस्तों, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको गिरफ्तार तो किया जा सकता है, लेकिन आपको इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। वैसे तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलती है। तो हमें दोस्तों दो वर्ड्स जानने होंगे। एक होता है एक्यूज्ड, दूसरा होता है कन्विक्ट। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। आरोपी मतलब किसी पे कोई आरोप लगा है कि आपने अमुक अपराध किया है। किसी ने कह दिया कि हाँ इसने किया, इसने हमें मारा है, इसने हमें पीटा है, या फिर इसने हमारी चोरी की है। ठीक है, और कन्विक्ट वो होता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल होता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, गवाह सबूत सब देखने के बाद कोर्ट बोल देता है कि हाँ आपने ये अपराध किया है, तो आप कन्विक्ट हो गए। तो कन्विक्शन और एक्यूजेशन में बहुत फ़र्क है। एक्यूज किसी को कभी भी कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर गिरफ्तारी के बाद आपके अधिकार जो आते हैं उसमें देखते हैं कि पहले गिरफ्तारी होती कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अरेस्ट आपके दो तरह से हो सकते हैं। एक तो विदाउट वारंट हो सकता है और एक विथ वारंट हो सकता है। ये अलग मैटर, किस केस में विथ वारंट होता है, किस केस में विदाउट वारंट होता है। ठीक है, तो विदाउट वारंट गिरफ्तारी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि सेक्शन 2C सीआरपीसी में है। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो आईपीसी में एक हमारा इंडियन पिनल कोड है जिसमें कि सारे अपराधों के बारे में दिया हो, उसके डिफिनीशंस दिए हुए हैं, उसकी सजाएं दी हुई है, सब कुछ दी हुई है। उसी में साथ में हर अपराध के बाद में लिखा हुआ है कि ये कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर जो भी कर सकते हैं। ठीक है, सीआरपीसी सेक्शन 41 जो है ये पुलिस को पावर देता है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है, आपको वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 41 जो है उसमें गिरफ्तारी कैसे होती है कि अगर कोई आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस सामने आपने कर दिया, या फिर आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन किया है कि आपने ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या पुलिस को कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या पुलिस को कोई शक है कि आपने ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन शक का कोई आधार होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बिना शक के मामले पे गिरफ्तार कर लिया, बाद में कोई जस्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, अगर पुलिस को आपको लगता है कि आपको गिरफ्तार करना ज़रूरी है क्योंकि आप बाहर रहेंगे, सबूत मिटा सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, या फिर कुछ भी आपके इन्वेस्टिगेशन से आपसे अमुक अपराध के बारे में कुछ पता चल सके, ठीक है, तो इसमें क्या है, पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी का तरीका होगा, गिरफ्तारी करने के बाद आपको क्या अधिकार मिलेंगे, ये सारा सब कुछ है। ठीक है, तो पुलिस को ये भी पावर है कि 41A में अगर उसको लगता है कि हाँ गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है तो आपको गिरफ्तार करने के बाद बॉन्ड पे, इस शर्त के साथ कि जब भी आपको बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए आप हाजिर होंगे, वो छोड़ सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अधिकार के बारे में आपके। ठीक है, कि आपके क्या क्या अधिकार हैं।
तो आपके जो अरेस्ट होने के बाद आपके राइट्स हैं, तो सबसे पहले आपका राइट होता है सीआरपीसी सेक्शन 50 देता है, ठीक है। सीआरपीसी सेक्शन 50 क्या कहता है कि अगर किसी को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको जो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है वो आपको बताएगा। क्या बताएगा? आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, किस बेस पे, किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है, किस अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ एक्ट्स हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट और बाकी कुछ और भी एक्ट्स हैं जो कि मतलब जिसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी सारे जितने भी एक्ट्स हैं उसमें मैंडेटरी है कि पुलिस आपको बताएगा कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर पुलिस आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तार कर रही है, ठीक है, नॉन बेलेबल के लिए नहीं कर रही है, मतलब बेलेबल ऑफेंस के लिए कर रही है, ठीक है, तो वो आपको अपने बेल के अधिकार में भी बताएगी कि आपके पास ये अधिकार है कि आप बेल ले सकते हैं, ठीक है। ये किया हो गया। दूसरा है आपका सेक्शन 50A आता है। जो भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है, वो किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर रहा है तो उसके किसी मित्र, रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति जिसे अरेस्टेड पर्सन चाहता है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए, उसको वो पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा और इस इन्फॉर्मेशन को, इस बात को पुलिस ऑफिसर एक डायरी में रिकॉर्ड करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो ये अधिकार दोस्तों हमको आर्टिकल 22 में भी है, ये आर्टिकल 22 से ही आता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 57 सीआरपीसी, ये होता है विदाउट वारंट गिरफ्तारी, और एक होता है 76 विथ वारंट गिरफ्तारी। दोनों में एक ही चीज़ है। तो सेक्शन 57 कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर्स से अधिक अपने कस्टडी में नहीं रख सकता बिना किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश के, ठीक है। वो 24 घंटे आप पे, अगर किसी ने, पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया तो अभी से 24 घंटे तक ही आपको अपने कस्टडी में रख सकता है। उसके बाद अगर कस्टडी में उसको रखना है तो किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना है और उससे आदेश लेना है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है, या तो आपको पुलिस के कस्टडी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भेज दे या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग करेगा, जुडिशियल माइंड का यूज़ करेगा और पुलिस कस्टडी में भेज देगा या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, ठीक है। लेकिन इसका भी लिमिट है दोस्तों। मजिस्ट्रेट भी जितनी मर्जी चाहे उतने दिन आपको पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेज सकता है। मजिस्ट्रेट किसी भी अरेस्टेड पर्सन को मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए पुलिस की कस्टडी में भेज सकता है, मैक्सिमम 15 डेज़। ये जरूरी नहीं कि एक बार में ही 15 डेज़, 2 दिन 4 दिन करके 15 डेज़ के लिए मैक्सिमम भेज सकता है, ठीक है। और जिस अपराध में आपका 7 साल से कम की सज़ा है उसमें 60 डेज़, और जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है उसमें 90 डेज़ के लिए आपको जुडिशियल कस्टडी में सेंड कर सकता है। और ये दिया हुआ है दोस्तों सेक्शन 167 सीआरपीसी में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सेक्शन 51D आर्टिकल 22, ठीक है। तो दो जगहों पे ये दिया हुआ है। अरेस्टेड पर्सन अपने पसंद के वकील से मिल सकता है, इंट्रोगेशन हो रही है अगर उसकी तो भी मिल सकता है, लेकिन पूरे इंट्रोगेशन में वो वकील के साथ नहीं रह सकता है। एक और अधिकार है दोस्तों अरेस्टेड पर्सन का, राइट टू फ्री लीगल एड। राइट टू फ्री लीगल एड है मतलब कि अगर आप एक्यूज्ड हैं, आपको गिरफ्तार किया गया है और आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप वकील कर सकें, तो आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा सरकार की तरफ से, राज्य के एक्सपेंसेज पे, ठीक है। इसके बाद अधिकार आता है दोस्तों 54 सीआरपीसी में कि राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो अरेस्टेड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए होता है दोस्तों कि पहले होता था, क्या था कि पुलिस कस्टडी में ले जाके किसी को मारती पीटती थी, टॉर्चर करती थी, तो जो इंजरीज बनते थे उनको पुलिस दिखा देती थी कि ये पहले का इंजरी है, इसका पुलिस के मारने से नहीं हुआ है। लेकिन ये अब अरेस्ट के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन उसका कराया जाएगा, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा और ताकि देखा जा सके कि अरेस्ट के समय उसका हेल्थ कैसा था। और अगर वो अरेस्ट होने वाली कोई महिला है तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन किसी फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाएगा
या उसके सुपरविज़न में किया जाएगा। और ऊपर जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर की जहाँ तक बात है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जिससे एग्जामिन किया जाएगा वो तो स्टेट का मेडिकल एग्जाम प्रैक्टिशनर हो या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल का मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। अगर दोनों नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं मिलते हैं, तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। जैसे सेक्शन 55A आता है, उसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को कस्टडी में रखा गया है और जिस पुलिस वाले के जिस व्यक्ति के कस्टडी में वो एक्यूज्ड है, वो उस अरेस्टेड पर्सन के हेल्थ एंड सेफ्टी का रीजनेबल केयर करेगा, ध्यान रखेगा। एक और चीज़ आता है दोस्तों, सेक्शन 358। सेक्शन 358 में है कि अगर आपको बिना किसी ग्राउंड के अरेस्ट किया गया है, आपको ग्राउंड नहीं है, बिना किसी ग्राउंड के ऐसे ही अरेस्ट किया जा सकता है, किया गया है, तो कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवा सकता है। ठीक है। अब दोस्तों आते हैं एक केस स्टडी में। एक केस है DK बासु वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल एंड अदर्स। ये केस रिलेटेड है कस्टडियल डेथ, कस्टडियल टॉर्चर, ये सबसे। ठीक है। ये 97 का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि जब भी किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं या अरेस्ट किया जाता है, उसकी क्या क्या राइट्स हैं और किन किन रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए अरेस्ट के समय पुलिस के द्वारा। ठीक है। ये केस था दोस्तों 1997। उस समय में कस्टडियल डेथ और कस्टडियल टॉर्चर के बहुत मामले आगे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मामले आ रहे थे। तो एक डॉक्टर दिलीप कुमार बासु ने PIL फाइल करी। ठीक है। तो PIL फाइल करी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी। गाइडलाइंस में कुछ मेन पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ कि पुलिस ऑफिसर को किसी को भी अरेस्ट करने से पहले अपना नाम एंड डेजिग्नेशन मेंशन करना होगा। ठीक है। और क्या क्या किया हमने, किसको इन्फॉर्म किया, क्या किया, जो भी हुआ एक रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। पुलिस ऑफिसर को एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना होगा, जिसमें कि सारा डिटेल होगा अरेस्टेड पर्सन का, डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट होगा, विटनेसेस के साइन होंगे, किस कंडीशन में अरेस्ट किया गया होगा, और इस मेमो ऑफ अरेस्ट की एक कॉपी मजिस्ट्रेट को भी सेंड की जाएगी। ठीक है। उसमें पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी होगा कि अरेस्टेड पर्सन्स को उसके सारे राइट्स बताए जाएं। पुलिस ऑफिसर को उसके लॉयर से मिलने की परमिशन दी जाएगी। और साथ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस इस गाइडलाइंस को कंप्लाई करने में फेल होती है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उस पुलिस वाले को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत पनिश किया जाएगा और उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों आप लोग को लग रहा है कि ये सारे चीज़ें तो किताबी बातें हो गई, पुलिस ऐसा करती कहाँ है, ऐसा नहीं करती है, पुलिस से लोग डरते हैं। ठीक है। एक बात आप समझ लो कि आपके जो राइट्स हैं, अगर आप राइट्स अपने मांगते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, तो आपको सारे राइट्स मिलते हैं। चलो मान लो पुलिस ने आपको ये इन राइट्स को एक्सेस नहीं करने दिया। ठीक है। तो आपको अरेस्ट तो कर लिया, बाद में अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सारे प्रोसीजर को पूछेगा पुलिस ने क्या क्या किया है। ठीक है। पुलिस ने 24 घंटे में आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, या फिर पुलिस ने आपके किसी रिश्तेदार को इन्फॉर्म नहीं किया है, या मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया है, तो इसके बिना पे आप पुलिस पे कार्रवाई करवा सकते हैं, आपका केस कमज़ोर हो सकता है। ठीक है। आपको अपने केस में फ़ायदा मिल सकता है, आप निर्दोष साबित हो सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगा हो कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह अपने कानूनी अधिकारों को जानते रहें और उनका उपयोग करते रहें। धन्यवाद।